अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्लास स्टार्ट कर लें? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल की क्लास से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि आप लोगों को मैंने स्लाइड्स वगैरह भेज दी थी, ये जो पीडीएफ है। तो उसके बाद अगर किसी को कुछ समझ में आया हो घर में पढ़ के, या कुछ ना समझ में आया हो तो वो पूछ सकते हैं। वो पूछ लें तो फिर हम ये है कि आगे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक मिनट देखिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड मैंने कल बताया था, उसमें ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने खुद बता दिए कि ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है ना। आगे आप पढ़ेंगे तो चैप्टर 10 में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, और आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो लॉ जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि लॉ ने खुद मना कर दिया है, और अगर आप तब भी कर लेते हैं तो फिर लाजमी सी बात है जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनर अगर अपने हिस्से की परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो लॉ से आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते कि भाई तुम अपने हिस्से की परफॉर्मेंस करो। तो इसी तरह से चैप्टर 10 के अंदर काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ ने खुद मना कर दिए, मर्केंटाइल लॉ ने, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, कि ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आप नहीं करें, ये तमाम वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अच्छा, इलीगल अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले ही बताया था, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, इलीगल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इलीगल के मायने हैं जो चीज लॉ ने मना करी है, कॉन्ट्रैक्ट के मायने जो कि लॉ से इन्फोर्सेबल है, तो दर हकीकत वो इलीगल एग्रीमेंट्स ही होते हैं जिसको आपने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया हुआ है। सर, डज वाइड एग्रीमेंट हैज रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स जस्ट लाइक वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? सर, रिस्टोरेशन हो जाती है क्योंकि आपने कल पढ़ा था एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वाइड के कुछ एग्रीमेंट्स जो होते हैं जो कि वाइडली डिस्कवर्ड होते हैं, और कुछ एग्रीमेंट जो होते हैं वो वाइड होते हैं। अगर वाइड एग्रीमेंट आप कर रहे हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता था तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको डिस्कवर्ड हो रहा है वाइड तो फिर आपको रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स हो जाएगा। जैसे कि एक्सेप्शंस में हमने बायलैटरल मिस्टेक वगैरह पढ़ा था उसकी। वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बहुत आसान सा था। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो जब बनता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बाद में किसी वजह से, सरकमस्टांसेस की वजह से वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता। और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फ्री कॉन्सेंट का एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं होता। कोई भी एक पार्टी का कॉन्सेंट जो है वो फ्री नहीं होता। तो जिस पार्टी का कॉन्सेंट फ्री नहीं होता, जिसकी विल को इन्फ्लुएंस किया गया है, ये उसके ऑप्शन पे होता है कि वो इसको चाहे तो कैंसिल कर दे, चाहे तो वो इसको कैरी कर ले, कंटिन्यू रखे। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस आए थे। अब हम आगे चलते हैं, अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। अच्छा, ये एक सवाल है, डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। ये मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था और स्टूडेंट्स ने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने, लेकिन एक स्टूडेंट ने उन्होंने पढ़ा था और उन्होंने कहा कि सर डिफरेंस तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे हेडिंग समझ, इसकी डेफिनेशन पे इतना जोर नहीं दिया गया है बुक में कि डेफिनेशन क्या है। देखो, वाइड एग्रीमेंट्स और इलीगल एग्रीमेंट्स दोनों में फर्क है। वाइड एग्रीमेंट्स क्या होता है? जिसको लॉ एग्रीमेंट नहीं मान रहा शुरू से कि ऐसी कोई एग्रीमेंट तुम्हारे बीच में नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को शादी से रोकने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो वाइड एग्रीमेंट है, लॉ उसको शुरू से ही एग्रीमेंट नहीं मानता। ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल में कुछ करेंगे आप
तो रिस्टोरेशन वगैरह, तो कॉम्पनसेशन वगैरह, ये सारी चीजों पे हम चले जाएंगे एक्सेप्शंस वगैरह को देखते हुए। लेकिन तुम्हें कोई भी सजा नहीं होगी इसके अगेंस्ट, ठीक है, तुम्हारे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं होंगी। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट्स क्या है? ये वो हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। देखिए वाइड एग्रीमेंट क्या है? जो लॉ ने कहा है कि अगर आप करते हैं और मेरे पास कल को आते हैं तो मैं उसको एनफोर्स नहीं करूंगा। आपको करना है आप करें, आपकी मर्जी, आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करें, आप पागल से कॉन्ट्रैक्ट करें, आपको जिससे कॉन्ट्रैक्ट करना है कर लें। लॉ ने आपको हिंट दी हुई है कि लेकिन अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आपको कल को कोई नुकसान होगा तो मेरे पास इन्फोर्सिबिलिटी के लिए नहीं आना कि बच्चा अपने हिस्से की परफॉर्मेंस नहीं कर रहा या वो पागल अपने हिस्से की परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। ये तो वाइड हो गया। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट क्या है? जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो लॉ ने मना किया हुआ है कि करना ही नहीं है किसी सूरत। वाइड में उन्होंने कहा है कि आप कर लो, लेकिन ये वाइड होगा। उन्होंने बता दिया कि अगर ये वाले एग्रीमेंट आप करते हैं तो ये वाइड है, अगर ये एग्रीमेंट आप करेंगे तो लॉ की तरफ इंसाफ की नजर से मत देखिएगा, आपने खुद ही फिर डील भी करना है। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट्स को लॉ ने मना किया हुआ है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आप किसी को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते हाथ में, ये इलीगल है, मना है। अगर आप लेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी मजीद, और हो सकता है आपको सजा भी डिक्लेयर हो जाए, ठीक है। तो सबसे मेजर डिफरेंस तो एक यही होता है कि इलीगल एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं आपके खिलाफ। फिर अगर हम मजीद बात करें वाइड एग्रीमेंट की, तो देखें वाइड एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी एग्रीमेंट अगर होगा, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा, वो एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा। ये भी मुमकिन है वाइड हो, ये भी मुमकिन है नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखें मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ बैटिंग खेलनी है क्रिकेट के ऊपर, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ क्रिकेट के ऊपर बैटिंग खेलनी है, तो मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर सी से बोरो किया पैसा और मिस्टर बी के साथ बैटिंग खेल ली। भले सी को पता है, लेकिन यहाँ पे सी और ए के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बिल्कुल वैलिड है, उन्होंने पैसे उधार दिए, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट को लॉ ने वाइड कहा हुआ है, तो ए और बी के ऊपर जो क्रिकेट की बैट है वो वाइड है। तो मतलब वाइड है, लेकिन जुड़ा हुआ एग्रीमेंट आप देखें यहाँ पे वैलिड हो रहा है, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल है। लेकिन अब इसी एग्जांपल को हम चेंज करते हैं, इलीगल के साथ जुड़ा हुआ एग्रीमेंट भी इलीगल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कत्ल करवाना है, ठीक है, उन्होंने सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम बी को कत्ल कर दो, लेकिन वो जो सी को पैसे दे रहे हैं वो उन्होंने डी से उधार लिए, उन्होंने डी से उधार लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और सी के बीच में और ए और डी के बीच में, ठीक है। ए ने सी को बोला कि आप बी को कत्ल कर दिएगा, और जो पैसे उन्होंने सी को पे करे वो उन्होंने डी से उधार लिए, और डी को पता था कि वो किस पर्पस के तहत उधार ले रहे हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ ए और सी के बीच में जो कि क्लीन कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल हो रहा है, बल्कि ए और डी के बीच में जो पैसे डी ए को दे रहे हैं ये जानते हुए कि ये पैसे वो किसी के कत्ल के सिलसिले में दे रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सर अगर दो पार्टी ने परफॉर्म किया लेकिन किसी ने कंप्लीट परफॉर्म नहीं किया तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है अगर दोनों के हिस्से की परफॉर्मेंस बाकी रह गई है, पार्ट परफॉर्मेंस भी भले बाकी रह गई है, ठीक है सर। अच्छा अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, सारे होपफुली आप पूछ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और आपने जब 10 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, जहां पे मैंने बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी ये 10 के 10 एसेंशियल एलिमेंट होना जरूरी है, अगर इनमें से एक आध भी कम होता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाता है, लेकिन फिर वो वैलिड नहीं रहता, वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो लॉ उसको इन्फोर्स वगैरह नहीं करता। तो जब हमने ये बात करी थी वहां पे स्टार्ट, तो वहां पे हमने देखा था कि जो पहला लीगल एलिमेंट आया था, जो पहला एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आया था, वो आया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये तमाम चीजों के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं सबके ऊपर एक एक चैप्टर भी मौजूद है आपका। अच्छा इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, कुछ पार्ट इसका ऑफर पे है और कुछ पार्ट इसका एक्सेप्टेंस पे है। तो दो हिस्सों में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी गुफ्तगू हम करेंगे वो ऑफर के ऊपर करेंगे। तो अगर आप ऑफर की डेफिनेशन पे आए, ठीक है, ऑफर कहें प्रपोजल कहें एक ही बात होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा कल एक स्टूडेंट ने और सवाल पूछा था मुझसे व्हाट्सएप पे कि सर ये जो
डेफिनेशन वगैरह हैं, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से लिखी हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पेपर में फंस जाएं कि आपने इंडिया की डेफिनेशन लिख दी। नहीं सर, ये लॉ एक ही है दोनों मुल्कों में, ठीक है। बहुत माइनर से चेंजेस हैं, जहाँ पे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये एक ही है, एक ही लिखा गया था। दोनों ने इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से कॉपी करा है, ना उन्होंने मेहनत करी थी ना इन्होंने मेहनत करी थी, ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं, द पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ प्रपोजल एज, देखिए आप डेफिनेशन को पढ़ते हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, ठीक है, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि एक शख्स दूसरे की विलिंगनेस को सिग्निफाई करता है कुछ करने के लिए, और टू एब्सटेन या कुछ ना करने के लिए, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, इस नजरिए के साथ कि वो अगले की कुछ करने या कुछ ना करने पे रजामंदी ले ले, तो हम कहते हैं कि उसने प्रपोजल दे दिया, ठीक है। कि जब एक शख्स दूसरे की विल को मुतमईन करता है कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, इस नजरिए के साथ कि हम उसका रजामंदी ले ले कुछ करने या कुछ ना करने पे, तो हम कहते हैं कि हमने ये प्रपोजल दे दिया। ये तो हो गई ट्रांसलेशन, ठीक है। अब हम जरा डेफिनेशन को समझते हैं। आप एक एग्जांपल सुनिए, देखिए मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के पास गए, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर करी कि मैं आपको 1 मिलियन में अपनी कार सेल आउट करना चाह रहा हूं, मैं आपको 1 मिलियन में अपनी कार सेल आउट करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर देखें तो मिस्टर ए ने एक ऑफर हुई है, लेकिन वो ऑफर दी किसने? वो मिस्टर ए ने दी है कि मैं जो है आपको अपनी कार सेल आउट करना चाह रहा हूं। वो ऑफर मिस्टर ए दे रहे हैं बी को, और किस लिए दे रहे हैं? कार सेल करने के लिए। मतलब कुछ करने की बात हो रही है, मतलब क्या है? कुछ करने की बात हो रही है, यानी टू डू। अब हमारी डेफिनेशन अगर देखें तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, यहीं तक रखें कि एक शख्स दूसरे शख्स को मुतमईन कर रहा है उसकी विलिंगनेस को कुछ करने के लिए। तो यहां पे मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? मिस्टर बी की विलिंगनेस को सिग्निफाई कर रहे हैं कि तुम मेरी कार खरीद लो, टू डू, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक केस हो गया। दूसरा है, दूसरी एग्जांपल। अच्छा, यहां पे एक ऑफर हुई है, ऑफर दी किसने? ए ने, तो ए कहलाएंगे ऑफरर, ए कहलाएंगे ऑफरर, और ऑफर दी किसको गई है? मिस्टर बी को, तो वो कहलाएंगे ऑफरी। अच्छा, ऑफरर कहूं प्रोमाइजर कहूं एक ही बात है, इसी तरह ऑफरी कहूं प्रोमिसी कहूं एक ही बात है, ठीक है जी। तो नॉर्मली मैं ऑफर और ऑफरर की टर्म यूज करता हूं। तो ऑफरर कौन है? मिस्टर ए, और ऑफरी कौन है? मिस्टर बी, जिनके लिए ऑफर की गई। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या कहा कि आप 1 मिलियन में मेरी कार परचेज कर लें, ठीक है। तो मतलब कुछ करने की बात हो रही है, तो विलिंगनेस टू डू, और इस नजरिए के साथ कर रहे हैं कि वो इस पे हाँ भी कह दें, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल एक सुने, इसी के दूसरा केस देखिए। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ पैसे उधार दिए, फॉर एग्जांपल 10,000। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10,000 उधार दिए, ठीक है। 1 महीने के वादे पे दिए। 1 महीने बाद मिस्टर एक्स ने जब उनसे पैसों का तकाजा किया, तो जनाब मिस्टर वाई जो है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको अभी पैसे नहीं दे सकता। एक्स ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे पैसे नहीं देते तो मैं जो है आपके खिलाफ कोर्ट चला जाता, मैं वहां से अपने पैसे निकलवाऊंगा, आप पे सूट फाइल कर देता हूं। वाई ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं करें, आप मुझे 3 महीने और दे दें, ठीक है। आप मुझे 3 महीने और दे दें, मैं आपको 10 की जगह 12,000 दूंगा, लेकिन आप कोर्ट मत जाए। मतलब 2,000 बढ़ा के उन्होंने 3 महीने डिमांड करे, लेकिन उन्होंने रोका किस चीज से? कोर्ट ना जाने से। और इसी नजरिए के साथ कि वो उनकी बात में हाँ कह दें, वो कोर्ट ना जाए। तो ये क्या हुआ? टू एब्सटेन, किसी को रोका गया फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब अगर हम अपनी कार वाली एग्जांपल में आते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ था? टू डू एनीथिंग, विलिंगनेस टू डू एनीथिंग।
कुछ करने की बात की जा रही थी। और जब हम अपनी बोरोइंग वाले एग्जाम्पल में आते हैं जहां पे वाई एक्स को कह रहे हैं कि आप कोर्ट ना जाए, मैं आपको 12,000 दे दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त और दरकार है, तो कोर्ट जाने से रोक रहे हैं। तो विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है, तो विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर, के दूसरे की रजामंदी हासिल करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं कि आपने प्रपोजल दे दिया। तो अब दोबारा से यही डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कि जब एक शख्स दूसरे शख्स को मुतमईन करता है उसकी विलिंगनेस को कुछ करने के लिए, जैसे कि कार वाली एग्जांपल, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या किसी चीज से रोकने के लिए इसमें जरिए, जैसे कि हमारी बोरोइंग वाली एग्जांपल, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, कि उस पे उसकी रजामंदी ले ले, तो हम कहते हैं कि उसने वो जो एक्ट किया, करने को कहा या कुछ करने से रुकने को कहा, वो उसने अगले को प्रपोजल दे दिया। ठीक है जी, क्लियर है सबको डेफिनेशन? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अगर हम मजीद देखते हैं तो दिस डेफिनेशन रिवील्स द फॉलोइंग 3 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ ऑफर या प्रपोजल। ये डेफिनेशन 3 एलिमेंट्स रिवील करती है, जाहिर करती है हमारे सामने। पहला, इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि जब भी आप कोई ऑफर किसी को करते हैं तो कुछ करने या कुछ ना करने की ही बात करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि कार वाली एग्जांपल में आपने सेल करने का कहा और आपने दूसरी जो आपकी एग्जांपल थी बोरोइंग वाली, उसमें कुछ ना करने को आपने कहा। ठीक है, सेकंड, द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मस्ट बी टू अनदर पर्सन। ये भी जरूरी है कि जो कुछ करने या जो कुछ ना करने की बात हो रही है वो हमेशा किसी दूसरे शख्स के लिए हो रही होगी, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता, जरूरी है कि वो किसी और को ही ऑफर दे। और तीसरी और आखिरी बात क्या लिखी है, द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मस्ट बी विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, कि जो भी आप कुछ करने या कुछ ना करने की बात करेंगे वो हमेशा ऐसे करेंगे कि सामने वाला उस पर राजी हो, आप ये ख्वाहिश दिल में रख के करेंगे। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि आपने ये प्रपोजल दे दिया। तो यहाँ पे तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई है। अब मजीद हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर। अब वैलिड ऑफर भी होती है, इनवैलिड ऑफर भी होती है, तो इसी तरह से कोई वैलिड ऑफर है तो उसके लिए भी कुछ लीगल रूल्स हैं जो कि लॉ ने डिस्क्राइब किए हुए हैं कि अगर आप इनको मद्देनजर रखते हुए, अप्लाई करते हुए आप कोई ऑफर करते हैं तो वो वैलिड ऑफर होती है, लेकिन अगर आप नहीं करते उनको रखते हुए तो फिर वो एक इनवैलिड ऑफर होती है। ठीक है जी, तो हम आते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर में। एन ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कि पहली क्या बात लिखी हुई है कि ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया था कि बनते हैं। कि एक्सप्रेस क्या होता है कि कैन बी रिटन, कैन बी स्पोकन, आप बाकायदा वर्ड्स को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, आप वर्ड्स को एक्सप्रेस करेंगे किसी को भी, जैसे कि कार में था, आपने बोला आप मेरी कार परचेस कर ले, या आपने एक्सप्रेस किया अपने वर्ड। ठीक है, ये एक एक्सप्रेस ऑफर हो गई है। इम्प्लाइड ऑफर क्या होती है? इम्प्लाइड ऑफर वही होती है जैसे कि आप बस आई, बस आके स्टॉप पे रुक रही है, वो एक इम्प्लाइड ऑफर है कि उसके कंडक्ट से वो आपको ऑफर दे रहा है कि आप बस में बैठे हैं। वो अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से आपको बता रहा है, ना उसने मुंह से कुछ बोला ना कुछ। ठीक है, सिर्फ आके बस स्टॉप पे रुक रही है, जैसे कि मेट्रो। ठीक है, मेट्रो आके आपके स्टॉप पे रुक जाती है और आप जाके उसमें बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इम्प्लाइड ऑफर है कि आपके एक्ट से लग रहा है। जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट की भी एग्जांपल दी थी कि वहां पे लाके वाटर आपकी टेबल पे रख रहे हैं, तो इम्प्लाइड ऑफर कर रहे हैं कि अपना एक्ट ऐसा करा कि आप उसको पी लें निकाल के। ठीक है, तो ये क्या है? इम्प्लाइड है। ठीक है, और एक्सप्रेस क्या होगी कि आपको बाकायदा अगला बोलेगा कि ए ने बी को कहा आप मुझसे कार परचेस कर ले। एग्जाम्पल अगर बुक में देखें, लिखिए एम सेज टू एम दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर 20,000 रुपीज, दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, वही बात लिखी हुई है कि अगर आप जो है वो अगले को मोटरसाइकिल सेल कर रहे हैं 20,000 रुपीज में, तो ये आप बाकायदा एक्सप्रेसली डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस ऑफर।
अगला आ जाए, an offer must contemplate to give rise to legal consequences and be capable of creating legal relation. देखिए किसी भी ऑफर के लिए ये जरूरी है कि भाई किसी भी ऑफर के लिए ये चीज बड़ी जरूरी होती है कि जो भी ऑफर की जाए, जो भी ऑफर की जाए वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करे। ठीक है, अगर आप किसी दोस्त को घर पे खाने की दावत दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं ना आप, अभी वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर आप दोनों के बीच में एक सोशल एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन अगर हम स्टार्ट पे ही रखें तो आप जो है अगर किसी को खाने की दावत देते हैं तो वो सारी लीगल रिलेशन नहीं बनाती, वो लीगल ऑफर या लॉफुल ऑफर नहीं है, वो तो सोशल ऑफर आप कर रहे हैं कि आपने एक कर्टेसी के तौर पे अगले को खाने की दावत दे दी। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये एक सोशल ऑफर हो रही है। ठीक है, एक सोशली आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं सोशल एग्रीमेंट के तौर पे। किसी भी ऑफर के लिए जरूरी होता है कि वो लीगल रिलेशन बनाए। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में मैं किसी को ऑफर कर रहा हूँ, मैं बिजनेस में ऑफर करता हूँ, नॉर्मली हम परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू परचेज करते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है कंपनी में जिसको प्रोक्योरमेंट और परचेज दोनों नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे से चिकन परचेज कर लें, या नॉर्मली आप देखें जब आप ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं तो ब्रांच मैनेजर जो होते हैं नॉर्मली आप लोगों से बहुत ज्यादा मिलते हैं, फाइनेंस के लोगों से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आते हैं, कहते हैं आप हमसे लोन ले लें या आप अपनी कंपनी के अकाउंट्स हमें दे दें कि तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी हमारे अकाउंट में आए। तो ये जो ऑफर वो कर रहे हैं ये तमाम की तमाम लीगल ऑफर है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशन बना रही है, तो ये ऑफर एक लीगल कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर रही है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर एक ब्रांच मैनेजर आके आपको खाने की दावत दे रहे हैं, ठीक है, या इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, एक दोस्ती आ रही में, तो वो एक सोशल ऑफर है, उससे कोई लीगल रिलेशन आप दोनों के बीच में क्रिएट नहीं हो रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी ऑफर आप देंगे, दूसरा पॉइंट, कि उनके बीच में लीगल रिलेशन ही क्रिएट करवाए वो ऑफर। क्योंकि अगर वो ऑफर लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करवाएगी तो फिर वो सोशल एग्रीमेंट बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा आगे। देखें अगला क्या है, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट लूज और वैक्यू। इफ द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर नॉट डेफिनेट एंड सर्टेन, इट डज नॉट अमाउंट टू अ लॉफुल ऑफर। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आगे एक बात लिखें, देखें लिखी हुई है, अनलेस ऑल द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीड देयर इज नो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन दैट एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ द टर्म ऑफ एन एग्रीमेंट आर अनसर्टेन एज दे आर येट टू बी सेटल्ड। देखिए मटेरियल टर्म्स की बात कर लेते हैं। पहले हल्का सा मैं आपको मटेरियल के बारे में बता दूं। आप लोगों ने अगर एफएफए पास किया हुआ होगा या पढ़ा हुआ भी होगा फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो वहां पे आपने प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी भी पढ़ा हुआ होगा कि जो भी अमाउंट आपके डिसीजन को इफेक्ट करता है वो मटेरियल होता है, और जो चीज आपके डिसीजन को इफेक्ट ना करे वो इममटेरियल होती है। वहां पे आपने इसकी एग्जांपल जो ली होगी नॉर्मली नंबर्स में ली होगी कि अगर फॉर एग्जांपल कम, अच्छा ये चीज केस टू केस वेरी भी करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टोयोटा कंपनी की बैलेंस शीट में जाऊंगा तो 50,000 का अमाउंट एक इममटेरियल अमाउंट है और वो मेरे डिसीजंस को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल बिजनेस, एक शॉपकीपर के उसमें चला जाऊं तो 50,000 एक मटेरियल अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो जो भी चीज आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करती है वो मटेरियल होती है, जो नहीं करती वो इममटेरियल होती है। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी वहां पे यही बात डिफाइन करता है और यही कॉन्सेप्ट इधर भी है। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि जो भी ऑफर की टर्म्स होंगी वो सर्टेन होनी चाहिए, उनमें किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कंपनी के लिए कोई परचेज करी, ठीक है, आपने अपनी कंपनी के लिए एक कार परचेज करी और आपने कहा अगर ये कार अच्छी चली तो मैं दूसरी परचेज करूंगा, यूज्ड कार। तो ये जो दूसरी वाली आपने बात करी है ये आप एक एम्बिग्यूटी पे ले गए कि ये अच्छी चली या ना चली, इस तरह की बात आपने कर दी। एम्बिग्यूटी आ गई ना, हो सकता है ना अच्छी चले। या आप एक शॉप पे जाते हैं और वो आपको एक ऑफर कर रहे होते हैं, नॉर्मली आप देखें तो एम्बिग्यूटी होती है। ठीक है, किस तरह से वो आपको बोल रहा है राइस ऑफर कर रहा है, अब कौन सा राइस ऑफर कर रहा है, उसके पास तो डिफरेंट काइंड्स के राइस है। हमारे जो नॉर्मल बाहर यही होता है ना, आपको सिर्फ लिख दिया जाता है सेल, किन प्रोडक्ट पे सेल है किन पे नहीं है। ये क्या कर रहे होते हैं, अपनी ऑफर में एक एम्बिग्यूटी छोड़ रहे होते हैं। फिर जब आप जाते हैं अंदर शॉप के तो पता चलता है कि आधों से ज्यादा पे तो सेल है ही नहीं।
या आपने पढ़ा होगा अप टू 90%, जो कि कॉमनली यूज होता है कि आपको शॉप्स पे लिख दिया जाता है अप टू 90% ऑफ। अब किस प्रोडक्ट पे अप टू 90% ऑफ है भाई, ये पता ही नहीं चलता आपको। मालूम होता है जब आप अंदर जाते हो तो पता चलता है किसी भी प्रोडक्ट पे 90% ऑफ ही नहीं है, और जिस पे 90% ऑफ है उसकी प्राइस को पहले खुद हाई किया गया और फिर उसको लो कर दिया गया। ठीक है, तो अप टू 90% ऑफ लिखना ये एम्बिग्यूटी है। आप क्लियर लिखिए कितने परसेंट ऑफ है। आपने ये एम्बिग्यूटी छोड़ दी कि अप टू 90% है, किस प्रोडक्ट पे ये भी नहीं पता, आप अंदर जाएंगे आधों पे होती भी नहीं है। ठीक है, वो क्या है, आई कैचिंग है, एक तरह से एक पिच होती है कि आपको शॉप के अंदर लाया जाए। ठीक है जी, तो इसी तरह अगर एक शॉपकीपर है वो आपको बोलता है ऑयल परचेज कर ले मुझसे, कौन ये सिर्फ ईमेल में लिख रहा है आपको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कि हम आपको ऑयल सेल आउट करना चाह रहे हैं, कौन सा ऑयल सेल आउट करना चाह रहे हैं, ये एम्बिग्यूटी छोड़ रहा है अपनी ऑफर में, ये आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा। उसने प्राइस तो बता दी कि मैं 100 रुपीज पर केजी या 200 रुपीज पर केजी आपको ऑयल सेल करना चाह रहा हूँ। आप भी खुश हो गए प्राइस कम सुन के, लेकिन कौन सा ऑयल सेल करना चाह रहा है ये भी नहीं पता। ऑलिव ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कैनोला ऑयल है, कौन सा ऑयल है। ठीक है, तो ये एक एम्बिग्यूटी छोड़ दी। तो कोई भी ऑफर हमेशा सर्टेन होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कट एंड क्लियर होनी चाहिए। और नॉर्मली वैसे भी लॉ में एम्बिग्यूटी की कोई जगह नहीं होती, हर चीज बिल्कुल सर्टेन रखने को कहा है लॉ ने, क्योंकि इसकी वजह से डिस्प्यूट्स कम अराइज होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ू। अच्छा, जहां जिसकी जो हेडिंग समझ में ना आए वो मुझे वहीं रोक दें, आगे ना जाने दें, क्योंकि जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आए तो आगे जाना फजूल होता है। क्योंकि क्लास में मुख्तलिफ तरह के बच्चे होते हैं, कुछ का आईक्यू बहुत तेज होता है और कुछ का आईक्यू जो होता है वो बहुत कम होता है। तो क्लास का बेंचमार्क हमेशा उस बच्चे का होना चाहिए जिसका आईक्यू सबसे कम हो, क्योंकि जिसका आईक्यू बहुत तेज है वो तो खुद भी समझ जाएगा और पहली दफा में ही समझ जाएगा, लेकिन जिसका आईक्यू कम है बेंचमार्क उसका होना चाहिए क्लास का कि उसकी समझ में आ जाएगा तो फिर तमाम बच्चों की समझ में आ चुका होगा तब तक। ठीक है, तो जिसके जहां समझ में नहीं आए आप बिल्कुल पूछें, बार बार पूछें, मैं उसको समझा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम को कैरी नहीं करिएगा, या ऐसा ना हो कि मैं तीसरे चैप्टर में चला जाऊं या चौथे में चला जाऊं फिर आप दूसरे से निकाल के चीज पूछ रहे हो, तो ये काम भी नहीं करिएगा। और ये काम सिर्फ उसी वक्त नहीं होगा जब आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ते रहेंगे। अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो लाजमी सी बात है फिर आप इसी तरह से करेंगे कि आगे जब मैं चला जाऊंगा तो फिर आप बैक का पूछ लूंगा और उस वक्त फिर जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं पूरी क्लास को पीछे लाऊं। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें सर, लास्ट पॉइंट, अच्छा वही देखिए, लास्ट पॉइंट हमने बात करी थी कि जो भी ऑफर हो उसमें तमाम की तमाम टर्म्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी कैरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक शॉपकीपर ऑफर कर रहा है कि आप मुझसे ऑयल परचेज करें तो वो क्लियर बताए कौन सा ऑयल कितनी प्राइस में परचेज करें, कोई एम्बिग्यूटी ना छोड़े, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल आते हैं। सही है, इसी तरह से जैसे मैंने बताया है कि लिखा हुआ होता है सेल अप टू 90%, 30%, जब आप अंदर जाते हो तो पता चलता है किन प्रोडक्ट पे किन पे नहीं है, तो वो भी एक वैलिड ऑफर नहीं होती, क्योंकि वो आपको बता नहीं रहे होते कि किन प्रोडक्ट्स पे है। ठीक है, एक एम्बिग्यूटी आपके माइंड में जानबूझ के छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था कि ऑफर हमेशा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए की गई है पूरी हर चीज इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद होनी चाहिए। सर जी मजीद एक सवाल ले लेते हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी है इसमें सर्टेन होना जरूरी है। सर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी में सर्टेन अनसर्टेनिटी की कोई गुंजाइश वो चीज नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी जस्ट ये है कि अगर कोई भी चीज आपके डिसीजन को इफेक्ट करती है तो वो मटेरियल है, अगर कोई चीज आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं करती तो वो इममटेरियल है। ठीक है, कोई भी चीज आपके डिसीजन को इफेक्ट करती है वो मटेरियल है, कोई भी चीज आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं करती वो इममटेरियल। डिसीजन कैसा भी हो सकता है, आपकी सोशल लाइफ से भी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल से भी हो सकते हैं। सोशल लाइफ में भी आप ये प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए आप घर गए, खाना बना हुआ था, अच्छा था, ठीक है, गए बाहर दोबारा
और फिर लेकर आए और फिर खाना शुरू करा, तो इसका मतलब है कि वो मटेरियल थे और वो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहे थे। तो मटेरियल इमटेरियलिटी जो है ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी में भी अप्लाई हो रही होती है। कोई भी चीज अगर आपके डिसीजन को इफेक्ट करती है तो वो मटेरियल होती है, और कोई भी चीज अगर आपके डिसीजन को इफेक्ट चले जी, बाकी सवाल नहीं है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट आगे, आपकी वॉइस कट गई थी, अगेन एग्जांपल दे दें। देखिए मैं एक आसान सी एग्जांपल आपको दे रहा था कि मटेरियल इमटेरियलिटी जो है वो मटेरियल इमटेरियलिटी जो है वो नॉर्मल आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट करती है। आप अपने नॉर्मल रोजमर्रा जिंदगी के डिसीजन में भी, बहुत छोटे छोटे डिसीजन में भी आप उसको अच्छा जी, व्हाट इज बाइंडिंग ऑब्लिगेशन? अच्छा, आवाज वगैरह आज शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। वजह यह है कि 8 मुहर्रम में तो बहुत सी जगहों पे सिग्नल्स के इशू है, तो मेरे एरिया में भी उसकी वजह से सिग्नल्स के इशू है। ठीक है जी, व्हाट इज बाइंडिंग ऑब्लिगेशन? बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्या होती है? बाइंडिंग ऑब्लिगेशन लीगल जिम्मेदारी है आपकी, लीगली आपको बाउंड कर दिया जाता है कि आप जो है ये काम करेंगे, यही बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये तो इंग्लिश में इंग्लिश है कि आपको लीगली किसी काम के लिए बाउंड कर दिया गया। ऑब्लिगेशन क्या, आप पे जो लायबिलिटी आ रही है। ठीक है, बाइंडिंग क्या, बांधना, उस लायबिलिटी से आपको बांध दिया, तो लीगली आपको बांध दिया जाता है, तो वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीन छोटी हो गई। अच्छा, एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। चौथा वैलिड ऑफर के लिए पॉइंट क्या है कि इनविटेशन टू ऑफर जो है वो ऑफर नहीं होती। देखिए, ऑफर के लिए जरूरी होता है कि वो इनविटेशन टू ऑफर से डिफर करे। जैसे कि एक कार के पीछे अगर सिर्फ लिखा होता है फॉर सेल, ये दर हकीकत क्या है? ये ऑफर नहीं, ये एक इनविटेशन टू ऑफर है कि आपको ऑफर दी जा रही है कि आए, इनवाइट किया जा रहा है, सॉरी, आपको इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप आए और ऑफर दें। लेकिन अगर एक OLX पे मैं ऐड लगा रहा हूं और उसमें कंप्लीट प्राइस वगैरह सारी चीजें मेंशन कर रहा हूं, तो वो मैं एक ऑफर दे रहा हूं। ठीक है, वो मैं एक ऑफर दे रहा हूं। लेकिन अगर सिर्फ मैं इतना लिख रहा हूं फॉर सेल, ये इनविटेशन टू ऑफर है। नॉर्मली अच्छी एग्जांपल में जाते हैं हम तो ऑक्शन। ऑक्शन इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि ऑक्शन ऑफर नहीं होता, ऑक्शन इनविटेशन टू ऑफर होता है। ऑक्शन जो है वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, कभी भी ऑफर नहीं होता। आपको सिर्फ इनवाइट किया जाता है कि फला दिन इस बंगले की नीलामी होगी। ठीक है, इस बंगलों की नीलामी होगी, फला दिन आप आ जाए। आप लोग जाते हैं और फिर ऑफर लगाते हैं।
ऑफर आप जाके देते हैं, वो सिर्फ आपको इनवाइट करते हैं आप आए और ऑफर दें, और फिर जब आप उनको ऑफर देते हैं तो फिर वही जो उनका कस्टम होता है, ऑफर का नाम ले लेके 1 2 3 करते हैं, वो उनका एक कस्टम है, वो चीज करते हैं, ठीक है। तो वो एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ऑप्शन। आप जाके ऑफर देते हैं कि जी मैं 50 लाख में खरीदना चाह रहा हूँ, मैं 1 करोड़ में खरीदना चाह रहा हूँ, ये आप ऑफर देते हैं। इसी तरह अगर मैं कंपनीज में आता हूँ, जैसे कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, इसको कुछ परचेस करना होता है तो सबसे पहले कोटेशन आती है, तो कोटेशन आती है, तो कोटेशन भी एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, एक वैलिड ऑफर नहीं होता, वो भी सिर्फ इनवाइट किया जा रहा होता है आपको। कोटेशन आती है, प्राइस वगैरह उसमें डिस्क्लोज हुई भी होती है, वो एक आपको कैटलॉग वगैरह आती है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, जैसे कि कोई कैटलॉग वगैरह आपको देके जा रहे हैं तो वो इन्विटेशन टू ऑफर देके जा रहे हैं, आपको ऑफर नहीं देके जा रहे हैं, ठीक है। कि अपनी अगर कोई अपनी प्रोफाइल शेयर करा देते हैं, नॉर्मली आजकल सोलर एनर्जी का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो कंपनीज में अक्सर सोलर पावर वाले जो है वो अपनी प्रोफाइल्स दे के चले जाते हैं कि भाई ये हमारी प्रोफाइल है, हम यहाँ काम कर चुके हैं, यहाँ काम कर चुके हैं, ये काम कर चुके हैं, और हमारी ये चीजें हैं, ये सहूलियात हैं, पर केवी इतना दे रहे हैं हम। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। इसके बाद आप उन्हें ऑफर देते हैं और निगोशिएट वगैरह करते हैं, तमाम चीजें डन होती हैं। इसी तरह ऑप्शन भी एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है, कि आप इनवाइट करते हैं अगले को कि आप आए और ऑफर दें। जब आप जाते हैं फिर आप ऑफर देते हैं, जिसको हम बिडिंग कहते हैं। जो बिड देना होती है दर हकीकत वो ऑफर होती है, ठीक है जी। तो एक ऑफर के लिए जरूरी है कि वो इन्विटेशन टू ऑफर ना हो। गाड़ी पे सिर्फ फॉर सेल लिख देना, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। ऑफर फिर आप उसको कॉल वगैरह करके देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हेडिंग है एन ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। देखिए, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। स्पेसिफिक कैसे कि आपने एक मखसूस शख्स को ऑफर दे दी, ये स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा मैं आपको अपनी बाइक सेल आउट करना चाह रहा हूँ 25,000 रुपए में। ये क्या है, एक स्पेसिफिक ऑफर है कि आप उसी शख्स को दे रहे हैं बी को। दूसरा क्या है, उन्होंने OLX पैड लगा दिया, अब उन्होंने क्या करा है, जनरल पब्लिक को दे दी, वो जनरल ऑफर हो गई, ठीक है। स्पेसिफिक भी हो सकती है ऑफर, जनरल भी हो सकती है। जनरली भी आप दे सकते हैं जो कि, लेकिन आप स्पेसिफिक भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक से भी हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि मैं एक शख्स को ही दूं। देखिए, मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक ऑफर कह रहा हूँ कि आप में से कोई मेरी बाइक खरीदेगा इतने पैसों में। ये मैं एक स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ आपकी क्लास को दे रहा हूँ कि आप में से कोई खरीदेगा तो मैं इतने डिस्काउंट पे प्राइस दे दूंगा। ये एक स्पेसिफिकली मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो लोग इस वक्त मौजूद हैं। जर्नल क्या है, मैं जर्नली इसको न्यूज़पेपर में दे देता हूँ, ये जर्नल ऑफर भी हो गई, ठीक है। तो स्पेसिफिक क्या है, जो डेफिनेट पर्सन होंगे या पर्सन होंगे जो आपको मालूम है कि आप किन किन लोगों को दे रहे हैं। जर्नल में क्या है, मुझे नहीं मालूम वो जर्नल जो न्यूज़पेपर में मैं ऐड दे रहा हूँ वो कितने लोग पढ़ेंगे, किसने पढ़ा होगा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब चीज मुझे मालूम है कि मैंने किन लोगों को ऑफर दिए तो वो बेसिकली स्पेसिफिक ऑफर है। और जब मुझे मालूम नहीं होगा कि मैंने किन किन को दी है क्योंकि मैंने जर्नली एक ऐड पब्लिश किया था, तो वो एक जर्नल ऑफर कहलाएगी, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक से हरगिज़ ये नहीं समझिएगा कि एक ही शख्स के लिए, नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, लेकिन बशर्त ये कि उस ग्रुप का आपको पता हो कि मैंने इस ग्रुप को ऑफर दिया, ठीक है। अगला है एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ऑफर देता है वो ऑफरर कहलाता है और जिसको ऑफर दी जाती है वो ऑफरी कहलाता है, ठीक है। कोई भी ऑफर हो, जरूरी है कि वो ऑफरी तक कम्युनिकेट हुई भी हो। अगर वो ऑफरी तक कम्युनिकेट नहीं हुई भी तो फिर वो एक लीगल रिलेशन भी क्रिएट नहीं करेगी आपके बीच में, ठीक है। एन ऑफर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी until the offer is made known to the offeree. There can be no acceptance, no contract. Doing anything in ignorance of the other can never be treated as its acceptance, for there was never a consensus of will, ठीक है। This applies to both specific and general offers. कहते हैं कि कोई भी ऑफर अगर आप देते हैं तो जरूरी है कि वो ऑफरी तक कम्युनिकेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऑफर ऑफरी तक कम्युनिकेट नहीं होगी तो इसका मतलब है आप दोनों के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट ही नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट कभी
फॉर्म ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिमिनल के ऊपर एक रिवॉर्ड है, प्राइज है कि जो भी शख्स उसको अरेस्ट कराएगा उसके ऊपर इतना अमाउंट है, और ये बात आपको नहीं पता, ये बात आपको नहीं पता, और आपने अगर उस क्रिमिनल को अरेस्ट करा दिया तो आप कोर्ट के थ्रू अपना रिवॉर्ड नहीं ले सकते अगर सामने वाला रिफ्यूज कर दे देने से, क्योंकि आप तक ये ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई हुई थी। ठीक है, ये ऑफर आप तक कम्युनिकेट नहीं हुई हुई थी। तो ऑफर के लिए जरूरी है कि वो ऑफरी तक कम्युनिकेट भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक घर के अंदर, ठीक है, अगर घर के अंदर एक बच्चा जो है घर का गुम हो गया और एक सर्वेंट जो है उसको ढूंढने चले गए, ठीक है, एक सर्वेंट उसको ढूंढने चले गए, और उसके बाद हुआ ये कि मालिक ने अनाउंस करा कि जो भी बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा। ये बात उस सर्वेंट को उस वक्त तक नहीं पता, बच्चा मिलने से पहले उसको ये बात नहीं पता थी। बच्चा उसको पहले मिला, बाद में ये बात उस तक कम्युनिकेट हुई है, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कभी भी कोई वैलिड ऑफर नहीं की गई और ये ऑफर उस तक कम्युनिकेट नहीं हुई थी, तो वो अपना रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी ऑफर अगर आप करते हैं तो वो कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी होनी चाहिए, ऑफरी तक कम्युनिकेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी क्रिमिनल पे रिवॉर्ड है, आपने उसको अरेस्ट करा दिया और आपको पता ही नहीं था इसके ऊपर रिवॉर्ड है, तो आप रिवॉर्ड क्लेम कर भी नहीं सकते क्योंकि आपका कम्युनिकेट नहीं हुआ है। या अगर आप मिस्टर ए को कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी कार सेल आउट करना चाह रहा हूं और मिस्टर बी आकर आपको कहें कि जनाब मुझे कबूल है आपकी कार खरीदना, तो ये भी एक वैलिड ऑफर नहीं थी क्योंकि आपने उनको दी नहीं थी, कम्युनिकेट तो आपने ऑफरी तक कराई थी। हाँ सर, बट ये ऑफर तो जर्नल है, देखें जर्नल हो स्पेसिफिक हो, कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर जर्नल ऑफर भी एक न्यूज़पेपर में आई है कि इस क्रिमिनल के ऊपर इतना अमाउंट है, इतना रिवॉर्ड है, या आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो बेशक नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपको किसी थ्रू कम्युनिकेट होना चाहिए उसको अरेस्ट करने से पहले। आपका कोई दोस्ती बता दे आपको, लेकिन उसको अरेस्ट कराने से पहले पहले आपकी नॉलेज में वो ऑफर होनी चाहिए, भले वो जर्नल हो भले वो स्पेसिफिक हो। ठीक है, वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, ऑफरर को कैसे पता कि कम्युनिकेट हुई कि नहीं? देखिए, पता होना ना पता होना ये जो है ये हमारा मसला नहीं है, लिखा है कि उसको कम्युनिकेट होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए। अब वो कैसे पता लगाएगा, ये उसका अपना तरीकेकार भी हो सकता है। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, पता लग भी सकता है। जब टीआरपी का पता चल जाता है कि क्या टीआरपी आपके चैनल्स की चल रही है, ठीक है, और नहीं भी पता लग सकता, तो ये पता लगना ना पता लगना उसका अपना मसला है। हमें ये है कि कम्युनिकेट होनी चाहिए, अगर होगी तो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है, नहीं होगी तो नहीं कर सकता। अच्छा, एक साहब ने लिखा है सर फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर कर दें। सर पॉइंट्स नहीं है, हेडिंग है, आप हेडिंग बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। फर्स्ट 2 पॉइंट्स कौन से हैं मुझे नहीं पता, आप किन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग बताएं, वो हेडिंग में दोबारा बताऊंगा। ठीक है जी, कि कोई भी ऑफर होती है तो वो ऑफर तक कम्युनिकेट होना जरूरी है। कि अगर किसी पे इनाम है तो आपको पता होना चाहिए, भले आप न्यूज़पेपर में पढ़े या आपको किसी शख्स से पता चले, लेकिन आपकी नॉलेज में जरूर होना चाहिए उसको अरेस्ट कराने से पहले, क्योंकि अगर अरेस्ट कराने के बाद आपकी नॉलेज में आता है तो वो इसका मतलब है कि अब आप उस रिवॉर्ड को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, जिन्होंने साहब ने लिखा था कि 2 पॉइंट्स क्लियर कर दें, वो लिख के भेज दें कौन सी हेडिंग है तो मैं उनको बता देता हूँ। सर जो नीचे 1870 LR 5CP 561 वगैरह लिखा हुआ है, इसको भी याद रखना होता है या इग्नोर कर दें? सर इसको भी इग्नोर कर दें, सेक्शंस को भी इग्नोर कर दें, आपको सेक्शन भी याद नहीं रखने। ठीक है, सेक्शंस को भी इग्नोर कर दिएगा, सेक्शंस भी आपने याद नहीं रखने। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। इसी हेडिंग की एक सब हेडिंग है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स। देखिए, अगर कोई स्पेशल टर्म्स आपने रखी हुई है तो वो भी जरूरी है कि कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफर के वक्त, ऑफरी तक। किस तरह से स्पेशल टर्म्स आपने देखा होगा, जब आप ड्राई क्लीनर की शॉप पे जाते हैं तो वो ड्राई क्लीनर के पीछे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है कि देर से आने पे हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, कलर चला गया हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, हो गया नहीं होगी, तो ये तमाम की तमाम चीजें आपने लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये स्पेशल टर्म्स कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। तो अगर
उसकी इनवॉइस के बैक पे लिखी हुई होती है तमाम स्पेशल टर्म्स। अगर बैक पे लिखी हुई है और आप नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आगे कुछ हिंट ही नहीं लिखी। देखें, अगर बैक पे आपने कोई चीज लिखी है टर्म्स एंड कंडीशन, तो जरूरी है कि आपने फ्रंट पेज पे कहीं ना कहीं हिंट दी हुई हो कि आपने इसको पढ़ना है पीछे। जैसे कि पीटीओ लिखा हुआ, प्लीज टर्न ओवर। नॉर्मली देखें तो इस चीज को इग्नोर करा जाता है। जैसे कि अगर आप पिज्जा वगैरह के कार्ड्स परचेस करते हैं तो वहां पे आप देखिएगा कभी उन्होंने तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो कार्ड के बैक पे लिखी हुई होती है, लेकिन कभी भी कार्ड के फ्रंट पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता कि आप इसको पलट के पढ़ें। तो अगर नहीं लिखा होता, आप तक वो स्पेशल टर्म नहीं आई, तो आप अपनी जगह दुरुस्त है, लॉ आपका ही साथ देगा। अगर उसने फ्रंट पे लिखा हुआ था ड्राई क्लीनर ने कि प्लीज टर्न ओवर, और आपने नहीं पढ़ा और फिर आपका जो सूट आपने उसको ड्राई क्लीन के लिए दिया था वो खो गया, तो फिर आपका लॉस है, क्योंकि पीछे लिखा हुआ था कि कपड़ा खोने की सूरत में हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये लॉस तो जनाब आपका हुआ। लेकिन अगर उसकी इनवॉइस पे पीटीओ वगैरह ऐसी कोई हिंट नहीं लिखी हुई थी और उसके बाद वो आपका सूट खो देता है, तो फिर अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि भले उसने लिखा हुआ था लेकिन आप तक कम्युनिकेट नहीं हुआ था, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको पे ऑफ करेगा। ठीक है, वो आपको पे ऑफ करेंगे। क्लियर है? तो ये स्पेशल टर्म्स होती है, ये भी आपको कम्युनिकेट होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं आपको इजाफी बता देता हूं, प्रैक्टिकल केस है कि देखिए नॉर्मली तो आप स्पेशल टर्म्स बना देते हैं, लेकिन एक जस्टिस भी होता है, एक जज की अपनी थिंकिंग भी होती है। जैसे कि आपने फिनिक्स आर्मर का नाम सुना हुआ होगा। फिनिक्स आर्मर एक कंपनी है और उन्हीं के एक साहब आए थे मेरे पास मीटिंग से, तो उन्होंने ही मुझे ये केस बताया था कि फिनिक्स आर्मर कैश इन ट्रांजिट की भी सहूलत देता है कि अगर आपको कहीं कैश ट्रांजिट करना है, ट्रांसफर करना है, तो वहां पे भी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके अंदर वो एक बात लिख देते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो बनाते हैं उसमें सिक्योरिटी कंपनी नॉर्मली हमारी जो है पाकिस्तान में, वो लिख देती है कि जी अगर कोई लॉस हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा, वो आपको पढ़वा भी देती हैं और आपसे साइन भी ले लेती हैं इन चीजों पे कि अगर कोई लॉस रास्ते में हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये फिनिक्स के ही एक जीएम आए थे मेरे पास, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था लीगल के कि हमारे 5 केसेस ऐसे हुए थे जिनमें से 4 में हमारे हक में फैसला आया था। कि भाई 4 में हक में फैसला कैसे आया कि उन्होंने कहा कि लिखा हुआ था कि हम जो है नुकसान की सूरत में जिम्मेदार नहीं, मतलब कैश इन ट्रांजिट में कोई उन पे अटैक वगैरह हुआ था जिसमें नुकसान हो गया था। ठीक है, तो जज ने कहा ठीक है, उन्होंने तो आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट करी हुई थी स्पेशल टर्म्स, तो ठीक है, फिनिक्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये लॉस आपका ही हुआ है। लेकिन कह रहे हैं जब 5वां केस हुआ तो 5वें केस में जज ने मुझे पकड़ लिया। जज ने कहा नहीं, गलती आपकी है। उन्होंने कहा क्यों? हमने तो पहले से ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म किया था। उन्होंने कहा ठीक है आपने इन्फॉर्म किया था, लेकिन मुझे ये बताएं आप पैसे किस चीज के लेते हैं? सिक्योरिटी के। और जब आप उनको सिक्योरिटी ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो फिर आप चार्जेस किस चीज के ले रहे हैं? ये तो काम ही आपका है, तो नुकसान आप बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जज की अपनी थिंकिंग पे भी होता है। लेकिन आप पेपर पॉइंट, ये मैंने आपको जर्नल एक बता दिया कि नॉर्मली दुनिया में ऐसा हो जाता है कि जज की अपनी थिंकिंग भी होती है। लेकिन और जज की बात भी सही थी वहां पे कि भाई आप पैसे ही सिक्योरिटी के लेते हैं, और जब सिक्योरिटी में ही आपके मसले हुए, अटैक हुआ, तो आप फिर जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे, लॉस तो आपको बेयर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉ में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि स्पेशल टर्म्स का कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर वो कम्युनिकेट हुई भी होंगी तो ऑफरी की जिम्मेदारी है, लॉस वगैरह हो जाता है, और अगर कम्युनिकेट नहीं हुई भी होंगी तो ऑफरर की है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट सुन ले। फॉर एग्जाम्पल, आप टर्की में गए, आपने टर्की में ड्राई क्लीनर को सूट दिया, वहां पे जो स्पेशल टर्म्स इनवॉइस के बैक पे लिखी हुई थी वो टर्किश में लिखी हुई थी। अब आपको हिंट तो मिली कि पीछे कुछ टर्म्स है, लेकिन टर्किश है, आपको समझ में तो आती ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन डिमांड करना जिम्मेदारी है वो आपकी जिम्मेदारी है कि ऑफरी ट्रांसलेशन डिमांड करेगा कि आप इसको ट्रांसलेट कर दें। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकता कल को वो कि जनाब मुझे तो उनकी जबान नहीं आती थी तो इसलिए स्पेशल टर्म्स मेरी समझ में नहीं आई। नहीं, ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड करना, डिमांड करना आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर है? अच्छा जी, 7 है, an offer should not contain a term the non compliance of which would amount to acceptance.
अच्छा, किसी भी ऑफर के अंदर आप ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डाल सकते जिसका नॉन कंप्लायंस। कंप्लायंस करना होता है कि आप जो है कंप्लायंस कर रहे हैं, मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। नॉन कंप्लायंस मतलब आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक है। एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एक मिनट, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, हो सकता है पिछले से रिलेटेड हो। सर जो एग्जांपल आपने दी है उसमें जो लास्ट 5 डिसीजन थे उसकी बेस पर फर्स्ट 4 डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन डिसीजन जो है वो बिल्कुल चैलेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हायर कोर्ट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेशन कोर्ट, आपको सिटी कोर्ट का केस था तो वो अब हाई कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट का था तो अपील दायर होगी, आप चैलेंज कर दें, अपील दायर हो जाएगी और वो अपील हमेशा सुपीरियर कोर्ट में दाखिल होती है, जो पिछले वाले से सुपीरियर होता है, ठीक है जी। एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कि कोई भी ऑफर में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डालेंगे जिसको पूरा ना करने से एक्सेप्टेंस हो जाए। जैसे कि आप ऑफर देते हुए ये नहीं कह सकते कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, मैं आपको अपनी कार 1 मिलियन में सेल करना चाह रहा हूं और अगर 3 दिन के अंदर अंदर आपने मुझे रिप्लाई नहीं करा तो मैं समझूंगा आपको मेरा सौदा मंजूर है। ये आप एक ऐसी टर्म डाल रहे हैं जिसको अगर वो फुलफिल ना करे, मतलब 3 दिन के अंदर अगर आपको वो रिप्लाई ना करे तो आपके बकौल उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई। नहीं, ऐसी कोई भी टर्म्स आप नहीं डाल सकते जिसकी नॉन कंप्लायंस करने से एक्सेप्टेंस हो जाए, ठीक है, कि अगर वो पूरा ना करे तो एक्सेप्टेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने लेटर में लिखा है कि अगर 3 दिन के अंदर तुमने रिप्लाई नहीं करा तो मैं समझूंगा तुम्हारी तरफ से हाँ है। ऐसी कोई भी चीज आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जरूरी है कि नॉन कंप्लायंस जो हो, जरूरी है कि ऐसी कोई भी चीज आप ना लिखें कि जिसको पूरा ना करने से वो एक्सेप्टेंस की तरफ जाए एक वैलिड ऑफर के लिए। अगर आप लिखते हैं तो वो एक इनवैलिड ऑफर है, आपके बीच में कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आया, सर कंप्लायंस का मीनिंग अगेन बता दें। सर देखिए, एक चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें, जो वर्ड मीनिंग है ये आप लोग डिक्शनरी में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जो लॉ की टर्म्स है वो तो मैं बता देता हूं, लेकिन जो इंग्लिश है वर्ड टू वर्ड वो आप डिक्शनरी में सर्च करें। जर्नल मीनिंग यही होते हैं, फुलफिल करना कंप्लायंस। एक्सेप्टेंस भी नहीं समझ सकते और रिजेक्शन भी नहीं समझ सकता। रिजेक्शन आप समझ सकते हैं, अगर 7 दिन आप लिख रहे हैं कि अगर 7 दिन के अंदर आपका रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझूंगा आप ये ऑफर इनवैलिड नहीं। वो होता है ये है कि ऑफर में आगे आप पढ़ेंगे उसमें आप एक टाइम लिखते हैं कि ये ऑफर 7 दिन के लिए वैलिड है। हम आगे देखते हैं इसको, क्वेश्चन को थोड़ा डेफर रखते हैं 5 मिनट तक। देखिए, एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन। ऑफर में आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं अपनी मर्जी की, लॉ ने आपको अलाउ किया। लॉ ने आपको अलाउ किया हुआ है, आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन डाल दें। फॉर एग्जांपल आप कहें कि जनाब मैं एक्सेप्टेंस सिर्फ लेटर के थ्रू लूंगा, फोन कॉल पे या ईमेल पे या फेस टू फेस कोई भी किसी भी किस्म की एक्सेप्टेंस काबिल कबूल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस लूंगा। या आप उसमें टर्म डाल दें कि जनाब मैं एक्सेप्टेंस सिर्फ फोन कॉल पे लूंगा, बाकी किसी भी दूसरे मीन्स ऑफ एक्सेप्टेंस को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। या आप उसमें कोई टाइम डाल दें कि 7 दिन के अंदर अंदर ये ऑफर वैलिड है। 7 दिन के बाद अगर आप रिप्लाई करेंगे तो वो लैप्स हो जाएगी, ठीक है। रिजेक्शन और लैप्स होने में फर्क होता है, इसलिए मैंने आपका क्वेश्चन डेफर कराया है। तो आप जो है 7 दिन के अंदर ये ऑफर वैलिड है, आपने एक टाइम पीरियड स्टिपुलेट कर दिया उसके अंदर। तो ऑफर में आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं, लॉ ने आपको अलाउ किया हुआ है, मना नहीं है। टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, ये वाली जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लॉ जो है आपका बहुत पुराना लिखा गया 18वीं सेंचुरी में। तो उस वक्त लेटर्स के थ्रू ज्यादा काम होता था। आज के दौर में बहुत सी चीजें मुमकिन नहीं है जो कि इस लॉ के अंदर लिखी हुई हैं। आज के दौर में लगता है कि वो चीज मुमकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि लेटर वगैरह बहुत पहले, ईमेल्स, फोन कॉल, हमारे पास ये चीजें नहीं थी, तो उस वक्त ये पॉसिबिलिटी बन जाती थी। तो ये जरा समझिएगा, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो समझे क्रॉस ऑफर क्या होती है। क्रॉस ऑफर होती है कि दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर सेम टाइम में देते। जैसे कि देखिए 10 जनवरी को मिस्टर ए
मिस्टर बी को एक लेटर लिखते हैं। कब लिख रहे हैं? 10 जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी को मिस्टर ए मिस्टर बी को एक लेटर लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि मैं तुम्हें 100 बैग्स ऑफ शुगर एट ₹100 ईच सेल करना चाह रहा हूं। सेल की ऑफर दे दी उन्होंने लेटर के थ्रू 10 जनवरी को, ठीक है, ए ने बी को। और 10 जनवरी को ही बी ने भी ए को एक लेटर लिख दिया उसी वक्त, विदाउट नोइंग के ए ने उनको ऑलरेडी लेटर लिखा हुआ है। बी ने भी एक लेटर लिखा कि मैं आपको 100 बैग्स ऑफ शुगर जो है वो परचेज करना चाह रहा हूं एट ₹100 ईच के हिसाब से। अब देखें तो ए ने बी को सेल का कहा था और कितना कहा था कि मैं आपको 100 बैग्स सेल आउट करना चाह रहा हूं 100 रुपए के हिसाब से। बी ने भी ए को वही बात लिख दी कि मैं आपसे 100 बैग परचेज करना चाह रहा हूं शुगर के 100 रुपए के हिसाब से। दोनों ने सेम टाइम में एक दूसरे को सेम ऑफर दे दी। ये चीज कहलाती है क्रॉस ऑफर, कि दो आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर। देखिए अगर प्राइस चेंज होती ना तो ये क्रॉस ऑफर नहीं होती, बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो जब भी दो लोग एक दूसरे को आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर करेंगे तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों एक ही बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात यह कि दोनों लोगों ने ऑफर दी है। एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। यहां पे दोनों पार्टियों ने सिर्फ ऑफर दी, तो ऐसी सूरत हाल में भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है जी, तो ऐसी सूरत हाल में भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। अच्छा, एक साहब ने लिखा है सर 8 हेडिंग रिपीट कर दें। 8 हेडिंग थी कि आप ऑफर के अंदर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं जैसी चाहें। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जनाब आपको पैसे जो है वो बैंक अकाउंट में चाहिए, कैश रिसीव करेंगे आप बैंक के थ्रू पैसे नहीं लेंगे। आप डाल दें लिख के कि ठीक है यार मैं अपनी कार तो सेल करूंगा लेकिन मुझे सारा का सारा कैश चाहिए, मैं बैंक के या चेक या पे ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता। या आप डाल दें कि जनाब यह ऑफर 3 दिन के लिए वैलिड है, ठीक है, तो ये भी तो आपने एक टर्म्स डाल दी। या आप कहें कि जनाब जो एक्सेप्टेंस है मैं सिर्फ फोन कॉल पे लूंगा, बाकी कोई भी मींस ऑफ एक्सेप्टेंस को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये कोई भी चीज आप कर सकते हैं, लॉ ने आपको अलाउ किया हुआ है, आप कोई भी टर्म एंड कंडीशन उसमें डाल सकते हैं। सर सेम टाइम में डिफरेंट दे सकते हैं? हाँ देखिए, डिफरेंट तो आप दे सकते हैं, तो वो आइडेंटिकल नहीं हुई ना, तो वो तो एक की एक्सेप्टेंस हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन वो भी जब आप दोनों ऑफर ही दे रहे हैं ना, फिर भी आप ऑफर दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं। वो भी डिफरेंट दे रहा है, वो भी डिफरेंट दे रहा है, फिर तो दोनों ऑफर ही दे रहे हैं, फिर तो कोई एक की एक्सेप्टेंस बाद में दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब दो आइडेंटिकल ऑफर होती है तो आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, ऑफर खत्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनाती। जैसे कि हुआ कि 10 जनवरी को ही ए बी को सेल करना चाह रहे हैं और बी ए से सेम चीजें सेम अमाउंट पे परचेस करना चाह रहे हैं, तो ये क्या थी? आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती। अब अगर आप यहां से एक चीज गौर करें तो ना सिर्फ आपने लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर पढ़े, बल्कि आपने काइंड्स ऑफ ऑफर भी पढ़ा। अगर आप चाहें तो अपने पास लिख भी लें, काइंड्स ऑफ ऑफर देखें ना आपने पढ़े। अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन सी बनती है तो आप बता सकते हैं। पहली बन गई स्पेसिफिक ऑफर, दूसरी आपने काइंड पढ़ ली जनरल ऑफर, तीसरी आपने पढ़ ली है जनाब क्रॉस ऑफर, कि दो आइडेंटिकल ऑफर जो है वो क्रॉस ऑफर हो जाती है, जो सेम टाइम में हो रही होती है। ठीक है जी, तो तीसरी हो गई। चौथी में आपको एक और बना देता हूं, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होती है ये सुने, ये आप लोग बहुत ज्यादा दे भी रहे होते हैं नॉर्मल लाइफ में। आप एक शॉप पे जाते हैं परफ्यूम परचेस करने, ठीक है, आप एक शॉप पे परफ्यूम परचेस करने जा रहे हैं, शॉपकीपर ने आपको प्राइस बताया 1000, शॉपकीपर ने आपको 1000 बताया, आपने कहा नहीं यार 1000 नहीं, मैं इसके दूंगा जनाब 800। शॉपकीपर ने आपको ऑफर करी थी 1000, आपने अगेन उसकी ऑफर के ऊपर एक ऑफर कर दी, कितनी? 800। ये दर हकीकत आपने काउंटर ऑफर करी, और हर काउंटर ऑफर पहले वाली ऑफर को क्या कैंसिल कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है जी, 800। शॉपकीपर ने कहा नहीं जनाब 800 तो नहीं, मैं आपको दूंगा ये 850। शॉपकीपर ने भी आपको एक और काउंटर ऑफर कर दी, क्लियर है, उसने भी आपको काउंटर ऑफर कर दी और आपकी भी ऑफर
खत्म हो गई 800 वाली। अब वैलिड अभी मार्केट में कौन सी ऑफर घूम रही है? 850 वाली। आपने कहा नहीं 850 में नहीं लूंगा, मैं लूंगा 820। ठीक है जी। अब ये जनाब हो गई एक और काउंटर ऑफर जिसने 850 वाली ऑफर को भी खत्म कर दिया। शॉपकीपर बुरा मान गया, शॉपकीपर बुरा मान गया। शॉपकीपर ने कहा अब तो बेटा 900 में दूंगा, अब दूंगा ही नहीं उससे कम में। अब आपने उसको कहा चलो 850 में दे दो, तुमने 850 की ऑफर दी थी। अब आप 850 वाली ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि 850 वाली ऑफर के अगेंस्ट में आपने 820 की ऑफर दे दी थी जो कि काउंटर ऑफर थी, और काउंटर ऑफर ने पिछली ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गई काउंटर ऑफर। तो 4 टाइप्स ऑफ ऑफर भी आपने पढ़ी, एक स्पेसिफिक हो गई, एक जर्नल हो गई, एक क्रॉस हो गई, और एक काउंटर ऑफर भी आपने पढ़ ली। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। सर क्रॉस ऑफर एक हिसाब से एक्सेप्ट ही हो रही है बाय द वे। सर देखें वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, वो दोनों एक दूसरे को ऑफर ही दे रहे हैं। एक्सेप्टेंस के भी लीगल रूल्स है ना, अभी आपने एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स पढ़े नहीं है, एक्सेप्टेंस के भी लीगल रूल्स हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा क्रॉस ऑफर ठीक है आपकी सोच में भी एक्सेप्ट हो रही है और मेरी सोच में भी बैक एंड पे एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, वो एक एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है जी। तो यहां तक क्लियर है सबको? कुछ पूछना नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं लैप्स एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। काइंडली 4 ऑफर नेम्स अगेंस्ट रिपीट कर दें, चाहे तो नोट कर लें, मैं रिपीट करता हूं। पहला था जर्नल ऑफर, दूसरा था स्पेसिफिक ऑफर, तीसरा था क्रॉस ऑफर, और चौथा था काउंटर ऑफर। ठीक है, काउंटर ऑफर आप समझ गए होंगे, नॉर्मली आप अपनी लाइफ में भी दे रहे होते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं कि जब भी कोई आपको ऑफर दे उसके अगेंस्ट में आप डिफरेंट ऑफर दे देते हैं तो वो कहलाती है बेसिकली काउंटर ऑफर। ठीक है, और if both give offer but different can it accept? देखें अगर दोनों ऑफर दे रहे हैं, ऑफर के ऊपर आप ऑफर ही दे रहे हैं लेकिन डिफरेंट दे रहे हैं, तो दरअसल आप क्या दे रहे हैं? आप काउंटर ऑफर दे रहे हैं। फिर काउंटर ऑफर अगला एक्सेप्ट कर लीजिए। कहते हैं कि हमने शॉपकीपर की परफ्यूम वाली एग्जांपल में देखा था, तो वो क्या कर रहा था? ऑफर के ऊपर आप ऑफर दे रहे थे, आप एक्सेप्टेंस, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होती है लेकिन आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे, आप ऑफर ही दे रहे थे। तो ऑफर के बाद आप डिफरेंट ऑफर दे रहे थे, वो बेसिकली आप काउंटर ऑफर दे रहे थे जो पुरानी वाली ऑफर को कैंसिल कर देती है। ठीक है, जैसे कि उसने 900 बोला था, आपने 800 बोला, आपने क्या करा? एक काउंटर ऑफर दी जिसने 900 वाली ऑफर को खत्म कर दिया। अगर वो आपका 800 एक्सेप्ट करता तो फिर वो एक्सेप्टेंस देता, लेकिन उसने भी एक ऑफर दे दी 850 की, वो काउंटर ऑफर दी जिसने आपकी 800। ठीक है सर, सेकंड हेडिंग रिपीट करा दे। सेकंड हेडिंग, एक मिनट, सेकंड हेडिंग कौन सी थी? वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस वाली हेडिंग की आप बात कर रहे हैं। देखिए ये तो आसान सी थी कि जब भी कोई ऑफर आप किसी को करेंगे तो वो ऑफर आई ऑफ लॉ में ऐसी होनी चाहिए जो आपके बीच में एक लीगल रिलेशन बनाए। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी को खाने की दावत पे अपने दोस्त को बुला रहे हैं तो वो आपके बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं बना रही है, वो आए। ठीक है, तो वो तो एक सोशल ऑफर आप कर रहे हैं ना, सोशली आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, एक सोशल एग्रीमेंट। मतलब ऑफर एक ऐसी ऑफर होनी चाहिए जो कि लीगल रिलेशन क्रिएट करे, ताकि, क्योंकि देखिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और बाकी चीजें मिलकर आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनना होता है ना। तो अगर आप किसी को सोशल ऑफर करेंगे, जैसे कोई शख्स अपनी वाइफ को एक नेकलेस ऑफर करेगा कि मैं तुम्हें नेकलेस परचेस करके दूंगा, ठीक है, या इस तरह के आपका दोस्त आपको खाने की दावत में बुलाता है, तो ये तमाम की तमाम सोशल चीजें हो गई ना, इनका लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होता। तो जब भी आप किसी को कोई ऑफर दें तो वो हमेशा एक लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए और इस काबिल हो कि वो आगे जाके एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बना सके, एक लीगल एग्रीमेंट भी आप दोनों के बीच में फॉर्म कर सके, क्योंकि ये पहला स्टेप है, आगे जाके उसको लीगल एग्रीमेंट बनना है। अगर आपकी ऑफर आगे जाके एक सोशल एग्रीमेंट बनवा रही है तो इसका मतलब है, जैसे कि खाने की दावत है दोस्त को, वो एक सोशल एग्रीमेंट बनवा रही है। जब वो सोशल एग्रीमेंट बनवा रही है तो इसका मतलब है वो एक वैलिड ऑफर नहीं थी, क्योंकि उसने लीगल रिलेशन ही क्रिएट नहीं करवाया था। तो ऑफर का लीगल रिलेशन क्रिएट कराना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तमाम क्वेश्चंस हो गए।
अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए आप। एक मिनट भाई, किसी ने पूछा है सर खाने की दावत पे कोई लीगल ऑफर कर दें तो ये सोशल है लीगल है? खाने की दावत पे आप अपने दोस्त से कोई लीगल ऑफर कर रहे हैं तो वो तो एक अलग ही चीज हो गई ना, वो वाली तो फिर लीगल हुई, लेकिन ये वाली तो सोशल है ना, वो तो फिर अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, उसमें खाने की दावत का कोई लिंक ही नहीं है, वो तो मीटिंग है। ठीक है, तो वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो वो तो बिल्कुल लीगल होगा अगर आपने लीगल ऑफर करी है उस वक्त, लेकिन वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो एक अलग है, ये अलग है। जैसे कि आपके खाने की दावत पे आपने किसी को बुलाया और वहां पे आपने कहा यार मेरी बाइक परचेज कर लो 50,000 में, उसने कहा हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ये एक अलग है। ठीक है, लैप्स एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर। लैप्स हो जाना मतलब खत्म हो जाना, या रिवोकेशन मतलब वापस ले लेना, ऑफर को आप कैसे वापस ले सकते हैं। एन ऑफर लैप्सेस एंड बिकम्स इनवैलिड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कह रहे कि एक ऑफर लैप्स या इनवैलिड हो सकती है। लैप्स का मतलब खुद से खत्म हो जाना, रिवोकेशन का मतलब वापस ले लेना। ठीक है, इन तमाम केसेस के अंदर ऑफर जो है वो लैप्स या रिवोक की जा सकती है या खुद से हो सकती है। कैसे कैसे? पहला, एन ऑफर लैप्सेस आफ्टर स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम। देखिए, अगर ऑफर के अंदर आपने कोई टाइम मेंशन किया हुआ था तो ये कहलाता है स्टिपुलेटेड टाइम, और अगर टाइम मेंशन नहीं होगा तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम आपका केस टू केस वेरी करता है, मतलब एक रिक्वायर्ड टाइम। जैसे कि स्टिपुलेटेड कैसे हो गया, आपने अगली कंपनी ने आपसे कुछ परचेजिंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल चिकन इंपोर्ट करने के लिए कोटेशन मंगाई, आपने कोटेशन दी 220 रुपीज पर केजी। ठीक है, कंपनी ने कोटेशन मंगाई चिकन परचेज करने के लिए, और आपने कोटेशन जो भेजी उसमें आपने जो ऑफर भेजी, सॉरी कंपनी ने आपसे मंगाई और आपने उसमें जो कोटेशन में पूरी ऑफर वगैरह अपनी लिखी, कंप्लीट ऑफर जो आपने दी, आपने कहा भाई ये है 220 रुपीज पर केजी। देखिए, पहले मैं आंसर कर देता हूं सर, ऑफर का लीगल रिलेशन हो तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, आगे जाके बाकी चीजें भी मिलती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन लीगल रिलेशन क्रिएट करा रहा होगा। ठीक है जी, तो आपने क्या करा, एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया चिकन की इंपोर्ट पे, जब आपने उनको भेजा आपने उसमें लिखा कि भाई ये ऑफर जो है 220 रुपीज पर केजी, ये 3 दिन के लिए वैलिड है, 3 दिन के लिए वैलिड है, 3 दिन के बाद ये वैलिड नहीं रहेगी। अच्छा, अब अगर वो चौथे दिन आपको रिप्लाई करता है कि हाँ ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ 220, तो ऑफर खत्म हो चुकी है जनाब, क्योंकि वो 3 दिन तक वैलिड थी, अब तो नई ऑफर होगी। ठीक है, स्टिपुलेटेड टाइम था 220 रुपीज पर केजी, ये स्टिपुलेटेड टाइम था, तो 3 दिन के लिए थी। ठीक है, तो यह आपने रीजनेबल टाइम क्या है, एक शख्स ने आपको ऑफर दी जनवरी के मंथ में कि ठीक है जी चिकन जो है वो 220 रुपीज पर केजी, लेकिन उसने टाइम नहीं लिखा आपको, आप उसको 4 महीने बाद रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं जो है आपसे चिकन खरीदने के लिए तैयार हूँ 220 के हिसाब से, तो वो बोलेगा भाई 4 महीने गुजर चुके हैं, वो ऑफर तो उस वक्त की थी, अब एक बहुत बड़ा टाइम पास हो चुका है और रेट्स बहुत फ्लक्चुएट हो चुके हैं, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम गुजर चुका है। इसी तरह कार की जो मार्केट होती है यूज्ड कार की, आपको नॉर्मली पता है पाकिस्तान में जो कार की मार्केट है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। ठीक है, और हमेशा से ही गाड़ियां महंगी ही रही हैं, क्योंकि मैं अबू धाबी में भी रहा हूँ 4.5 साल 5 साल, तो मुझे अंदाजा है कि वहां पे कितनी सस्ती गाड़ियों में कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो यहाँ की आपकी प्रीमियम कार्स में भी नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्राइसेस बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर पाक सुजुकी को ही मैं देखूं तो इस साल के अंदर उन्होंने 4 बार अपनी प्राइस को रिवाइज किया है, 4 बार इंक्रीज किया। इसका मतलब है मार्केट इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, नीचे तो होती नहीं, खैर सिर्फ ऊपर ही हो जा रही है। ठीक है, अगर आप किसी को कार की ऑफर जनवरी में दें कि ठीक है मैं 10 लाख रुपए में अपनी कार सेल करना चाह रहा हूँ, और वो जून के महीने में आपसे आके बोले हाँ ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, आपने टाइम नहीं बताया था, लेकिन फिर भी आपकी ऑफर लैप्स हो गई, क्योंकि 6 महीने के अंदर लाजमी सी बात है पाकिस्तान में प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में कैप वगैरह तो कुछ होते ही नहीं है, तो आप पाकिस्तान में प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये चीज है, तो अगर स्टिपुलेटेड टाइम है तो ठीक है, वो तो टाइम मेंशन था कि 3 दिन के लिए वैलिड है, 4 दिन के लिए वैलिड है, वो तो बात ही खत्म हो गई। रीजनेबल टाइम था, तो रीजनेबल टाइम केस टू केस वेरी करेगा,
क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है, उसके लिए कितना टाइम लेता है, तो केस टू केस ये चीज वेरी करती है। तो ऑफर जो है आफ्टर पासेस द स्टिपुलेटेड टाइम या रीजनेबल टाइम भी लैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप आते हैं, an offer lapses by not being accepted in the mode prescribed, or if no mode is prescribed in some usual and reasonable manner. देखिए, अगर एक शख्स ने आपको ऑफर दी थी और उसमें उसने बताया था कि जनाब एक्सेप्टेंस मुझे सिर्फ ईमेल के थ्रू चाहिए, ईमेल के बिना मैं कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं लूंगा, मुझे एक्सेप्टेंस ईमेल के थ्रू चाहिए और ईमेल के बिना मैं एक्सेप्टेंस नहीं लूंगा। आप अगर मुझे फोन कॉल करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसको एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं करूंगा, मुझे एक्सेप्टेंस सिर्फ ईमेल के थ्रू चाहिए। इसका मतलब है उसने प्रिस्क्राइब करा एक्सेप्टेंस का मोड, उसने एक्सेप्टेंस का मोड आपको प्रिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, अगर आप ईमेल के थ्रू नहीं करते एक्सेप्टेंस, आप उसको फोन कॉल करते हैं या लेटर लिखते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो मोड यूज नहीं कर रहे जो उसने प्रिस्क्राइब किया है, तो भी ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने एक्सेप्ट तो करी लेकिन आपने प्रिस्क्राइब मोड में नहीं करी। इसका मतलब है कि ऑफर खुद ही खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, दूसरी बात है, अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो आपने यूजुअल या रीजनेबल मैनर में एक एक्सेप्टेंस उसको देनी है। ठीक है, यूजुअल या रीजनेबल मैनर, रीजनेबल मैनर यही होते हैं कि आप ईमेल्स करें, रिटर्न में दें या आप फोन कॉल्स में दें, डिपेंड करता है केस टू केस। अगर आपकी कार वगैरह परचेज करने जा रहे हैं तो आप वहीं पे ओरली कह देंगे, उसको फोन कॉल पे कह देंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी के थ्रू डीलिंग कर रहे हैं तो कंपनी में ओरल कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, कंपनी में हर चीज रिटर्न होती है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में तो फिर भी ओरल पे जा सकते हैं, लेकिन कंपनी में ओरल पे कोई चीज की परचेजिंग आप नहीं करते, हर चीज रिटर्न में अप्रूवल के साथ होती है। ठीक है, तो आपने रीजनेबल मैनर में करना है, अगर कोई भी मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है, और अगर मैनर प्रिस्क्राइब था तो आपने वही फॉलो करना है। अगर ये काम आप नहीं करते तो भी ऑफर लैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगला है एन ऑफर लैप्सेस बाय रिजेक्शन। आपने ऑफर दी, मैं अपनी गाड़ी 10 लाख की सेल करना चाह रहा हूं, सामने वाले ने मना कर दिया, मैं नहीं खरीदना चाह रहा, रिजेक्ट कर दिया ऑफर उसने। जब उसने ऑफर रिजेक्ट कर दी तो ऑफर खत्म हो गई। ठीक है, दूसरा तरीका ये, उसने कहा नहीं 10 लाख नहीं, मैं 9 लाख में परचेज करूंगा। ये उसने क्या करा, ये उसने काउंटर ऑफर दे दी। जब काउंटर ऑफर भी दो तो भी आपकी ऑफर रिजेक्ट हो जाती है। यही लिखा हुआ है, एन ऑफर लैप्सेस इफ इट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द ऑफरी, द रिजेक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड स्पोकन और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड रिजेक्शन इज वन। देखें, अब उन्होंने कहा कि देखें एक्सेप्टेंस सॉरी ऑफर जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है एक्सप्रेस के, आपने अगले को बोल दिया मैं नहीं खरीदना चाहता, या आपने रिजेक्ट करी है। इम्प्लाइड रिजेक्शन भी होती है। इम्प्लाइड रिजेक्शन क्या होती है, आपने एक्ट ऐसा करा, आपने दूसरी बात ऐसी करी कि आपकी ऑफर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट। जैसे कि आपने एक काउंटर ऑफर दे दी, उसने आपको 10 लाख कहे थे, आपने कहा 9 लाख में खरीदूंगा, या आपने क्या करा, एक काउंटर ऑफर दे दी। जब आपने काउंटर ऑफर दी तो इसका मतलब है आपने रिजेक्ट कर दी, पहले वाली ऑफर रिजेक्ट हो गई, आपने एक्ट ऐसा करा कि वो रिजेक्ट हो गई। दूसरा, वेयर द ऑफरी गिव्स अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, देखिए एक्सेप्टेंस हमेशा नॉन कंडीशनल होती है, जैसी ऑफर दी गई होती है आपने उसको उसी हालत में एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, कोई दूसरी चीज करते हैं, तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाती है, वो भी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। जैसे कि ऊपर वाली हेडिंग में क्या लिखा हुआ था कि आप एक्सेप्टेंस देंगे मुझे ईमेल के थ्रू दें, फॉर एग्जाम्पल आप उसको फोन कॉल पे दे रहे हैं, ये आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं जिसकी वजह से भी ऑफर आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ठीक है, ये आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है क्योंकि आपने उसकी जो ऑफर थी उसको क्वालिफाइड कर दिया। जैसे उसने बताया था आप वैसे ही एक्सेप्ट करें, आपने वैसे एक्सेप्ट नहीं करा, आपने एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी, एक नई तरह से एक्सेप्टेंस दे दी जो कि काबिल कबूल नहीं है, जिसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? An offer lapses by the death. An offer lapses, एक मिनट, क्वेश्चन आ गया है, मैं आंसर करूं।
कंडीशनल एक्सेप्टेंस बता देंगे। कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या है कि आपको जो एक्सेप्टेंस का तरीकेकार बताया गया था आपने उसमें कुछ अपने पास से कर दिया, कोई भी छेड़छाड़ करी, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्टेंस की, तो समझ लें वो कंडीशनल हो गई। फॉर एग्जाम्पल उसने ईमेल का बताया था, आपने ईमेल के थ्रू नहीं करी, आपने टेलीफोन कॉल कर दिया, आपने कंडीशनल कर दी। तो जब आपने कंडीशनल करी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, तो जब वो एक्सेप्ट नहीं होगी तो ऑफर लैप्स हो गई, खत्म हो गई। ठीक है जी सर, अगर कंडीशनल ऑफर को ऑफरर एक्सेप्ट कर ले तो लैप्स होगी। देखिए कंडीशनल ऑफर आपने करी, उसने एक्सेप्ट कर ली, बेसिकली कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है वो भी देखो, आप एक ऑफर कर दी ना आपने दूसरी, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर हो जाएगी। बहरहाल अगर कर लेगा एक्सेप्ट तो हो जाएगी, अगर वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो लिखा हुआ है, जो आपने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आपने उसी में एक्सेप्टेंस करनी है। अगर आप कंडीशनल ऑफर को आज एक्सेप्ट कर भी लेते और कल को ये आप दोनों ने अपना म्यूचुअली एग्रीड करके तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर वे में नहीं करते कि दोबारा से एक ऑफर जनरेट करें और उसकी कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करें तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे, आप लॉ को वायलेट कर रहे हैं, आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कल को अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ वहां पे यही कहेगा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनना ही नहीं था, ये तो हमारी नजर में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि आपने तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया जो कि आप कर ही नहीं सकते थे। तो जब आपने म्यूचुअली एग्री करा है तो हम इस पे कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका लॉस होगा कि आपकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर आप कंडीशनल ऑफर को, कंडीशनल एक्सेप्टेंस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप अगर कर रहे हैं तो अपने म्यूचुअली तौर पे कर रहे हैं, अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास अदालत के दरवाजे वगैरह बंद हो जाते हैं, आपके बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होगा वो भी आप खुद ही आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय लॉ कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, an offer lapses by the death or insanity of the offerer or the offeree before acceptance। देखिए एक शख्स को ऑफर जो करता है वो ऑफरर होता है और जिसको की जाती है वो ऑफरी। दोनों में से कोई भी शख्स की अगर डेथ हो जाती है, दोनों में से किसी भी शख्स की डेथ हो जाती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले, मतलब एक शख्स ने कहा मैं आपको अपना घर जो है वो 5 मिलियन में सेल आउट करना चाह रहा हूं, ये उसने ऑफर दी ऑफरी को, और ऑफर दे के ऑफरी की एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसकी डेथ हो गई तो ऑफर लैप्स हो गई। लेकिन काम की बात क्या है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर एक्सेप्टेंस हो गई और उसके बाद दोनों में से किसी भी एक की डेथ होती है तो उसके जो वारिस होते हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है फिर। लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर डेथ हो रही है तो फिर वो ऑफर लैप्स हो जाती है। अच्छा, एन ऑफर लैप्सेस बाय रिवोकेशन सबसे आसान है। आपने ऑफर करी, अगले की एक्सेप्टेंस से पहले पहले आपने रिवोक कर ली, वापस कर ली। आपने किसी को ऑफर करी थी मैं आपको अपना घर 5 मिलियन में सेल करना चाह रहा हूं, उसके एक्सेप्ट करने से पहले पहले आपने जो है वो मना कर दिया, नहीं यार मैं अपनी ऑफर वापस लेता हूं। ये सबसे आसान तरीका है, इससे भी ऑफर लैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है कि आपने खुद ही वापस ले ली। ठीक है, आपने खुद वापस ले ली। फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्शन हो रहा है, एक ऑक्शन में एक साहब ने बिड दी, सबसे हाईएस्ट बिड दे दी, हाईएस्ट बिड दी, अभी वो एक्सेप्ट करी नहीं थी, वो हैमर 3 बार उन्होंने जो मारते हैं टेबल पे वो नहीं करा था, ठीक है, हिट नहीं किया था 3 बार, और उससे पहले पहले उन साहब ने अपनी बिड को विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब है ऑफर उन्होंने लैप्स कर दी, रिवोक कर दी। इसी तरह अगर आपने किसी को घर के लिए ऑफर करी थी 5 मिलियन में सेल आउट करना चाह रहा हूं, अभी उसके एक्सेप्ट करने से पहले पहले आप अगर उसको वापस ले लेते हैं कि नहीं मेरा इरादा चेंज हो गया, मैं सेल नहीं करना चाह रहा, तो इसका मतलब है आपने ऑफर को रिवोक कर लिया, और रिवोक करने से भी ऑफर खत्म हो जाती है, लैप्स हो जाती है। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं आगे चलूं फिर।
ये जी कोई सवाल नहीं है, मैं आगे चलता हूं। रेवोकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑफर और टेंडर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर या टेंडर क्या होता है, पहले इस चीज को समझिएगा। देखें, टेंडर नॉर्मली आपने, एक मिनट भाई सर, एक्सेप्ट होने के बाद अगर ऑफर वापस ले ले बंदा तो नहीं, एक्सेप्टेंस होने के बाद ऑफर कभी भी वापस नहीं ली जा सकती, किसी भी कभी भी नहीं ले सकते आप। अब तो वो प्रॉमिस बन गया, फिर उसमें इन्फोर्सेबिलिटी कंसिडरेशन वगैरह मिलेंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक्सेप्टेंस होने के बाद कभी भी ऑफर को वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑफर और टेंडर। देखिए टेंडर क्या होता है ये सुने पहले। टेंडर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आते हैं। टेंडर तरकीकत एक कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर की तरह होती है कि ऑफर ओपन ऑफर होती है। फॉर एग्जांपल किया लकी मोटर्स का टेंडर आया था कुछ अर्से पहले, उसमें उनको अपनी कैंटीन के लिए, किया लकी मोटर्स का नाम आपने सुना होगा, न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की। तो उनका हुआ ये था कि जब कुछ अर्से पहले उनका टेंडर आया था तो उसमें उनकी बेसिकली जो कंपनी की कैंटीन थी, जो कैफेटेरिया था, वो उसको आउटसोर्स कर रहे थे। उसको आउटसोर्स करने के लिए उन्हें मार्केट में एक टेंडर दिया था कि भाई हमें 3 साल के लिए, ठीक है, हमें 3 साल के लिए या हमें एक अमाउंट इतना रिक्वायर्ड फूड चाहिए, ठीक है, 3 साल के लिए इतना रिक्वायर्ड चाहिए, इतने नंबर ऑफ पर्संस होंगे हमारे लंच में, इतने नंबर ऑफ पर्संस होंगे डिनर में, ये तमाम डिटेल उन्होंने लिख दी थी। 3 साल के लिए एक और टेंडर दिया था। अच्छा, उसके अगेंस्ट में फिर हम टेंडर भरते भी हैं, 9 मुख्तलिफ कंपनीज ने भरा था, ठीक है, यूनाइटेड वालों ने भरा था, रेवियंसी वालों ने भरा था, काफी सारी कंपनीज ने उसका टेंडर भरा था, ठीक है। तो टेंडर में क्या था, देखिए टेंडर में क्या है, 3 साल का पूरा टाइम पीरियड था। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उनको चाहिए। उन्होंने कहा हमें ये आइटम चाहिए, एक मेन्यू भी था कि हमें ये मेन्यू चाहिए, दिन में इतने लोग होंगे लंच में और डिनर में इतने लोग होंगे, तमाम चीजें लिख दी थी। ये कहलाती है स्टैंडिंग ऑफर या टेंडर, कि where a person offers to another to supply specific goods up to a stated quantity or in quantity which may be required at a certain date during a fixed period, he makes a standing offer or tender। तो उन्होंने भी यही करा था, सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स थी जो कि उन्होंने मेन्यू शेयर करा था, स्टेटेड क्वांटिटी थी जो कि उन्होंने बताया था इतने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, और रेट भी बताया था कि ये प्राइस होगी। रेट तो दरहकीकत बाद में सामने वाले दे रहे होते हैं, वो तो इन्विटेशन टू ऑफर था। खैर, अगर वो रेट भी दे देते हैं तो फिर वो ऑफर बन जाता है ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड के 3 साल के लिए। तो ये दरहकीकत क्या हुआ था, उन्होंने एक स्टैंडिंग ऑफर दी, एक टेंडर दिया। स्टैंडिंग ऑफर और टेंडर की रिवोकेशन कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल उनकी जो ऑफर थी वो स्टार्ट हुई थी जी 1 जनवरी 2020 से, कब तक की थी, 31 दिसंबर 2023 तक की, सॉरी 22 तक थी। 1 जनवरी 2020 से वो 31 दिसंबर 2022 तक थी, ठीक है, 2022 तक थी, 2020 से, ये पूरे 3 साल थे। अब स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता है, आप कंटिन्यू सप्लाई करते रहते हैं मुख्तलिफ टाइम, रोजाना की बेस पे। एक साथ तो पूरा 3 साल का स्टॉक ले जाके आप उनको सप्लाई नहीं कर देते कि ये पूरा 3 साल का लंच आ गया, 3 साल का डिनर, 3 साल का ये नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मुख्तलिफ टाइमिंग्स में उनको सप्लाई करते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हुआ ये कि 2 साल बाद, ठीक है, या 6 महीने बाद चले, 1 जनवरी 2020 को आपने ऑफर स्टार्ट हुई थी, सारी चीजें हुई थी, 30 जून 2020 को आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ और आपने कहा नहीं, हम खत्म, ऐसा नहीं हो रहा, हम नहीं कैरी कर पा रहे। वो किया ने कहा ठीक है, हम आपसे अपनी ऑफर वापस लेते हैं। तो फ्यूचर के लिए जो अगले 2.5 साल बचे थे उसके लिए ऑफर रिवोक हो जाएगी, लेकिन जो प्रीवियस टाइम ऑफ पीरियड था, जो 6 महीने गुजर चुके हैं, उसके लिए आपको वो पेमेंट्स वगैरह करेंगे, उसके लिए आप लोग लीगली बाउंड है, लेकिन अगले 6 महीने के लिए आप बाउंड नहीं है। या आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का हुआ था कि जो भी पार्टी इस 3 साल से पहले रिवोक करना चाहेगी वो 1 महीने पहले अगले को बताएगी। तो अगर उनको 1 जून को रिवोक करना था तो उन्होंने 1 महीने का आपको नोटिस दिया, तो इसका मतलब है 30 जून तक तो
आपने उनको सप्लाई करनी और वो आपको पेमेंट भी करेंगे, लेकिन मजीद फ्यूचर में रिवोक हो चुका है तो फ्यूचर की जिम्मेदारी नहीं है, प्रीवियस की जिम्मेदारी है। क्लियर है? तो ये होती है स्टैंडिंग ऑफर या टेंडर। सर स्टैंडिंग ऑफर रिपीट कर दें। स्टैंडिंग ऑफर मैं आज भी रिपीट करूंगा और स्टैंडिंग ऑफर नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आपको परेशानी होगी। देखिए जी, स्टैंडिंग ऑफर बेसिकली क्या है कि एक रिक्वायर्ड टाइम में टेंडर वगैरह आते हैं कि एक रिक्वायर्ड टाइम में रिक्वायर्ड रेट, जैसे कि मैंने किया मोटर्स की एग्जांपल दी कि उनका टेंडर आया था कि भाई हमें 500 लोगों का लंच चाहिए, 500 लोगों का डिनर चाहिए, ठीक है, 3 साल के लिए चाहिए और इस रेट पे चाहिए, फॉर एग्जांपल 250 रेट पे चाहिए पर पर्सन। ठीक है, ये तमाम चीजें बता दी, ये हमारा मेन्यू है, हमें ये दिन ये खाना लंच में चाहिए, ये दिन ये डिनर में चाहिए। ये तमाम पूरा 3 साल की ऑफर थी, आपने एक्सेप्ट करी, सारी चीजें हुई। अब स्टैंडिंग ऑफर की रिवोकेशन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 को ये स्टार्ट हुआ और ये था 31 दिसंबर 2022 तक, लेकिन 1 जनवरी से आप स्टार्ट हुए, आप उनको सर्टेन डेट पे सर्टेन टाइमिंग्स पे करते रहे सप्लाई, एक ही ऑफर की बेस पे ना, जो 3 साल की थी पूरे। लेकिन ये कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहलाती है। हुआ ये कि 6 महीने बाद आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ और 6 महीने बाद वो ऑफर वापस ले ली गई, उन्होंने वापस ले ली कि हम मजीद आगे आपसे सप्लाई नहीं लेंगे। तो ऐसी सूरत में पिछले 6 महीने की पेमेंट के लिए तो आप वो बाउंड है, वो आपको करेंगे, लेकिन अगले 6 महीने के लिए आप उन्हें सप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, सॉरी अगले 2.5 साल के लिए। तो अगले 2.5 साल के लिए ऑफर रिवोक हो गई, लेकिन पिछले 6 महीने के लिए ऑफर वैलिड थी। मतलब कंटिन्यूइंग ऑफर में ये होता है एक टाइम, जिस टाइम पे वो रिवोक की जाती है उससे बैक वाली साइड, उससे पास्ट जितना भी है उसके लिए वो वैलिड रहती है, लेकिन फ्यूचर के लिए वो रिवोक हो जाती है। क्लियर है? यहीं तक रखते हैं इसको, क्लास का टाइम हो गया है हमारा। अगर किसी को पूछना है तो पूछ लें, 5 मिनट है अभी, कुछ पूछना चाहते हैं मजीद तो पूछ लें, क्योंकि मैं आगे नहीं लेके जा रहा, यहीं रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। बुक बता दी सर आपने? जी सर बिल्कुल, बुक बता भी दी, बुक का नाम ग्रुप पे शेयर भी करा दिया। ग्रुप में तमाम स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज नहीं करा है तो वो ऐड नहीं है, जिन्होंने करा उनको मैं ऐड करता गया। सर हेडिंग 2 बता दें। हेडिंग 2 सर वही थी कि लीगल रिलेशन क्रिएट हो। आप हेडिंग का नाम बताएं, 2 हेडिंग देखें, 2 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, लैब्स वाला भी पढ़ चुके हैं, ऑफर की वैलिड वाला भी पढ़ चुके हैं, कौन सी सेकंड हेडिंग है? अगर आप लैब्स वाले की बात कर रहे हैं, उसकी वाले की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये था कि लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा हो, ऑफर के बीच में जो भी ऑफर आप करेंगे उसके लीगल रिलेशन आना चाहिए। और अगर आप लैब्स एंड रिवोकेशन की बात कर रहे हैं तो वो ये है कि ऑफर जब भी पूछी जाए वो प्रिस्क्राइब मोड एक्सेप्टेंस जब भी दी जाए, वो जो मोड प्रिस्क्राइब्ड हो उसमें दी जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सामने वाले ने कहा है, ऑफरर ने, कि मैं जो एक्सेप्टेंस दे वो सिर्फ ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट करूंगा, इसके अलावा किसी दूसरे मैनर में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो आपने उसी मैनर में उसको एक्सेप्टेंस देनी है। और अगर आप उसमें एक्सेप्टेंस नहीं देते तो ऑफर आपकी लैप्स हो जाएगी। और अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है तो रीजनेबल मैनर में देनी है। रीजनेबल मैनर केस टू केस होता है। ठीक है सर? प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज, सर एमसीक्यूज का मैं टेस्ट वगैरह लूंगा, उसमें आप देख लेंगे। हेडिंग 2 मैंने रिपीट कर दी, दोनों की बुक बता चुका हूं। सर कहाँ ग्रुप? मैंने अपना नंबर शो कराया था और उस नंबर पे आप टेक्स्ट कर देंगे तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा। अब आप किसी से ले लें, जानने वाले से जो भी क्लास में हो, अगर आपने नोट नहीं किया था नंबर। अच्छा, लैप्स एंड रेवोकेशन की हेडिंग नंबर 2 मैंने बता दिया, हेडिंग नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ। एन ऑफर लैप्सेस बाय रिजेक्शन, भाई सामने वाले ने अगर आपकी ऑफर रिजेक्ट कर दी तो भी वो ऑफर लैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। रिजेक्ट वो एक्सप्रेस भी कर सकता है, आपको मुंह से भी कह सकता है कि मैंने आपकी ऑफर को रिजेक्ट करा, और दूसरा वो आपको इम्प्लाइड भी कर सकता है कि किस तरह से वो आपको कोई काउंटर ऑफर दे दे या कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दे, आपकी एक्सेप्टेंस का जो बोर्ड वगैरह था उसमें कुछ चेंज करके दे दे। काउंटर ऑफर ही पुरानी ऑफर को कर देती है एक्सेप्ट, रिजेक्ट। कल क्लास होगी, आप लोगों को नोटिस आ जाएगा। अच्छा जी, अब टेंडर को हम रख देते हैं अगली क्लास के लिए, 11 बज गए, क्लास को एंड करना पड़ेगा। कंडीशनल में फिर बता देता हूं, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में हम पढ़ लेंगे कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होती है, इसको डेफर कर दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, यहीं तक रखते हैं हम, अल्लाह हाफिज।